इतिहास कभी-कभी हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं और वही छुपा लेता है जिसे समझने की जिम्मेदारी बहुत भारी होती है। अक्सर ये माना गया कि महात्मा गांधी और ब्रिटिश सत्ता के बीच संबंध केवल संघर्ष और विरोध का था। लेकिन यदि ये पूरा सच नहीं था, तो 11 जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका से लौटकर मोहनदास करमचंद गांधी उस दिन बंबई के बंदरगाह पर उतरे। देश ने उन्हें एक आंदोलनकारी के रूप में देखा क्योंकि वर्षों तक उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई थी। लेकिन गांधी स्वयं को उस रूप में नहीं देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि भारत के सामने जो प्रश्न खड़ा है वो केवल स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि ये तय करने का भी है कि उस स्वतंत्रता का भार कौन और कैसे उठाएगा। गांधी उस समय चुप थे क्योंकि वे ये समझ चुके थे कि ब्रिटिश सत्ता केवल तलवार या कानून से नहीं चलती। वो व्यवस्था विश्वास, प्रशासन और निरंतरता पर भी टिकी हुई थी। इसीलिए उनके मन में एक असहज प्रश्न जन्म ले रहा था, यदि ये व्यवस्था अचानक टूट गई तो उसके नीचे दबा भारत क्या स्वयं को संभाल पाएगा। यही कारण था कि गांधी ने पहले टकराव नहीं चुना। उन्होंने देश को देखा, लोगों को देखा और सबसे अधिक उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को ध्यान से समझा, क्योंकि वे जानते थे कि विरोध केवल तभी सार्थक होता है जब विरोध करने वाला उस शक्ति की मानसिक संरचना को समझ ले जिसके सामने वो खड़ा है। 1915 से 1917 के बीच गांधी ने कई बार ब्रिटिश अधिकारियों से भेंट की। ये भेंटें सार्वजनिक नहीं थीं, क्योंकि उनका उद्देश्य आंदोलन नहीं बल्कि आकलन था। वे ये जानना चाहते थे कि ब्रिटिश शासन किस भय से संचालित हो रहा है, क्योंकि अगर भय को समझ लिया जाए तो टकराव की आवश्यकता कम हो जाती है। गांधी के भीतर उस समय एक शांत डर था। ये डर गिरफ्तारी का नहीं था, ये डर अपमान का भी नहीं था। ये डर इसलिए था क्योंकि वे देख रहे थे कि यदि भारत को स्वतंत्रता मिली और वो दिशाहीन हुआ तो उसका दोष केवल अंग्रेजों पर नहीं जाएगा। इतिहास दोष उसी पर डालेगा जिसने रास्ता दिखाया था। इसीलिए गांधी ने कई अवसरों पर अंग्रेजों को शत्रु कहने से परहेज किया, क्योंकि उनके लिए अंग्रेज एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक जिम्मेदारी थे। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे हटाने से पहले ये तय करना आवश्यक था कि उसके स्थान पर क्या खड़ा होगा। 1917 में चंपारण का आंदोलन सामने आया। लोगों ने इसे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध पहली बड़ी चुनौती माना, लेकिन गांधी के लिए ये प्रयोग था, एक सीमित क्षेत्र, सीमित मांग और नियंत्रित प्रतिक्रिया, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि ब्रिटिश प्रशासन कितनी दूर तक नैतिक दबाव को सह सकता है। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने चंपारण में बातचीत का रास्ता चुना, गांधी ने ध्यान से ये देखा। उन्हें यह समझ में आया कि ये शासन केवल दमन से नहीं बल्कि अपनी न्यायप्रिय छवि से भी जीवित है, और यही वो कमजोर कड़ी थी। यही कारण था कि गांधी ने हिंसा को नहीं चुना, क्योंकि हिंसा ब्रिटिश शासन को उसका सबसे प्रिय हथियार दे देती, अराजकता का भय। 1918 तक गांधी के मन में एक स्पष्ट निष्कर्ष बनने लगा था, ब्रिटिश सत्ता भारत से इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए जाएगी क्योंकि वो अपने ही नैतिक तर्कों का भार नहीं उठा पाएगी। और इसी सोच के साथ गांधी एक ऐसे मार्ग पर आगे बढ़े जिसे बाहर से देखने वालों ने आज्ञाकारिता समझा, लेकिन भीतर से वो एक बेहद नियंत्रित, धैर्यपूर्ण और जोखिम भरी रणनीति थी। ये रणनीति धीरे धीरे आकार ले रही थी, क्योंकि गांधी समझ चुके थे कि जल्दबाजी भारत को नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन को लाभ पहुंचाएगी। अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के लागू होने के साथ ही पूरे देश में असंतोष फैल चुका था। जनता को ये कानून सीधा अपमान लगा, क्योंकि इसमें बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति थी। लेकिन गांधी का मन उस समय केवल क्रोध से नहीं भरा था। उनके भीतर एक गहरी चिंता थी, क्योंकि वे जानते थे कि असीमित क्रोध विवेक को कुचल देता है। यही कारण था कि उन्होंने सत्याग्रह का आह्वान किया। हिंसा नहीं, क्योंकि हिंसा ब्रिटिश शासन को यह सिद्ध करने का अवसर दे देती कि भारत स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता, और यदि ऐसा सिद्ध हो गया तो स्वतंत्रता का नैतिक आधार ही समाप्त हो जाता। जलियांवाला बाग की घटना ने देश को झकझोर दिया। गांधी भीतर से टूटे नहीं बल्कि और अधिक सतर्क हो गए, क्योंकि वे समझ रहे थे कि अब हर शब्द, हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों का दिशा निर्देशक बनेगा। इसलिए उन्होंने आंदोलन को रोका। ये निर्णय जनता को असहनीय लगा, क्योंकि पीड़ा ताजा थी, लेकिन गांधी का भय स्पष्ट था। यदि हिंसा फैलती तो ब्रिटिश शासन दमन को आवश्यक कहकर उचित ठहरा देता, और तब इतिहास ये नहीं पूछता कि पहले गोली किसने चलाई।
इतिहास केवल ये लिखता कि भारत अस्थिर था। 1920 के असहयोग आंदोलन में गांधी ने पहली बार व्यापक स्तर पर जनता को साथ जोड़ा, परंतु उन्होंने हर कदम पर सीमा तय की, क्योंकि वे जानते थे कि भीड़ का उत्साह क्षणिक होता है और शासन का धैर्य दीर्घकालिक। ब्रिटिश अधिकारियों के साथ उनके संवाद इस समय और भी जटिल हो गए। वे सार्वजनिक मंचों पर टकराव दिखाते थे, लेकिन निजी बैठकों में वे एक असहज सच्चाई स्वीकार करते थे कि ब्रिटिश शासन भी अब इस बोझ को उठाने में थक चुका है। गांधी इस थकान को देख पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने समय को हथियार बनाया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जब शासन स्वयं थक जाएगा तभी वो सम्मानजनक विदाई का मार्ग खोजेगा। 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई। हिंसा ने आंदोलन को कलंकित कर दिया। गांधी ने फिर से आंदोलन रोक दिया। देश स्तब्ध रह गया, लेकिन उनके निर्णय का कारण स्पष्ट था। यदि हिंसा को स्वीकार कर लिया जाता तो स्वतंत्रता का मूल्य रक्त से चुकाया जाता, और उस रक्त का हिसाब कोई नहीं रख पाता। गांधी जानते थे कि अंग्रेज केवल सत्ता नहीं थे, वे एक कथा थे, सभ्यता, कानून और नैतिकता की कथा, और इस कथा को पराजित करने के लिए उसी भाषा में उत्तर देना आवश्यक था। इसी मौन रणनीति के भीतर गांधी और ब्रिटिश सत्ता के बीच वो संबंध बन रहा था जिसे न मित्रता कहा जा सकता था न शत्रुता। ये एक ऐसा संबंध था जहां दोनों पक्ष जानते थे कि अंत निकट है, लेकिन कोई भी उसे जल्दबाजी में घोषित नहीं करना चाहता था। ये निकटता समय के साथ और स्पष्ट होती जा रही थी, क्योंकि अब टकराव की भाषा के पीछे थकान की सच्चाई छुपी नहीं रह गई थी। मार्च 1930 नमक कानून के विरुद्ध दांडी यात्रा आरंभ हुई। ये कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था। गांधी जानते थे कि नमक एक साधारण वस्तु है, और साधारण वस्तुएं ही शासन की नैतिक कमजोरियों को सबसे साफ उजागर करती हैं। ब्रिटिश अधिकारियों को यह समझ में आने लगा था कि ये आंदोलन किसी उग्र विद्रोह का संकेत नहीं है। ये एक आईना था जिसमें शासन को अपनी ही कठोरता दिखाई दे रही थी। इसीलिए प्रतिक्रिया धीमी थी और दमन नियंत्रित। गांधी इस नियंत्रण को पहचान रहे थे, क्योंकि वे देख रहे थे कि अंग्रेज अब केवल कानून लागू नहीं कर रहे थे, वे अपनी प्रतिष्ठा भी बचाने का प्रयास कर रहे थे। और जब कोई सत्ता प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देने लगे तो उसका अंत केवल समय का प्रश्न बन जाता है। गांधी के भीतर इस समय एक और भय जन्म ले रहा था। ये भय अंग्रेजों से नहीं था, ये भय भारतीय नेतृत्व से था, क्योंकि वे देख रहे थे कि स्वतंत्रता की मांग तेज हो रही है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद की जिम्मेदारी पर मौन है। 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी लंदन पहुंचे। ये दृश्य इतिहास में अक्सर अपमान के रूप में दिखाया गया। एक साधारण धोतीधारी व्यक्ति साम्राज्य की राजधानी में। लेकिन गांधी इस अपमान को समझते थे। वे जानते थे कि ब्रिटिश सत्ता अब भारत को नैतिक रूप से रोक नहीं सकती, इसीलिए वो प्रतीकों का सहारा ले रही थी। शिष्टाचार, औपचारिकता और लंबी चर्चाएं, ये सब समय खरीदने के साधन थे। गांधी ने इस समय को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि हर दिन ब्रिटिश शासन अपने ही तर्कों से और दूर होता जा रहा है। भारत लौटकर उन्होंने आंदोलन की गति कम नहीं की, पर उसकी दिशा स्पष्ट रखी, क्योंकि अब संघर्ष केवल स्वतंत्रता का नहीं रहा था, ये उत्तराधिकार का प्रश्न बन चुका था। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। इसे अक्सर एक छल कहा गया, लेकिन गांधी इसे एक स्वीकारोक्ति के रूप में देख रहे थे, एक मौन स्वीकारोक्ति कि सत्ता का केंद्र अब स्थायी नहीं रह सकता। गांधी इस स्वीकारोक्ति को सार्वजनिक विजय के रूप में नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जल्दबाजी सत्ता को कठोर बना देती है, और कठोरता अंतिम वर्षों में सबसे अधिक रक्त मांगती है। इसी संतुलन के कारण गांधी और ब्रिटिश सत्ता के बीच संवाद बना रहा। कटुता कम नहीं थी, लेकिन विवेक बना रहा। ये वो चरण था जहां संघर्ष दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर एक अनकहा समझौता आकार ले रहा था कि अंत टकराव से नहीं, थकान से आएगा। ये थकान अब दोनों पक्षों में स्पष्ट थी, क्योंकि समय ने उन प्रश्नों को सामने ला दिया था जिन्हें टालना संभव नहीं रहा। सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। भारत को बिना परामर्श युद्ध में झोंक दिया गया। देश में असंतोष स्वाभाविक था, लेकिन गांधी का मौन इस बार और भी गहरा था, क्योंकि वे समझ रहे थे कि ये युद्ध केवल यूरोप का नहीं है, ये साम्राज्य की नैतिक नींव की अंतिम परीक्षा है। ब्रिटिश शासन भारत से समर्थन चाहता था, क्योंकि उसे सैनिकों की आवश्यकता थी, लेकिन समर्थन के बदले वो पूर्ण स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं था।
यहीं गांधी के भीतर वो भय और स्पष्ट हुआ, क्योंकि उन्हें दिखाई देने लगा कि यदि भारत ने अधूरी शर्तों पर साथ दिया तो युद्ध के बाद स्वतंत्रता फिर एक वादा बनकर रह जाएगी। इसीलिए गांधी ने स्पष्ट कहा, ना समर्थन ना सहयोग, क्योंकि उनका तर्क सीधा था। यदि ब्रिटेन स्वयं स्वतंत्रता और लोकतंत्र के नाम पर युद्ध लड़ रहा है तो वही मूल्य भारत पर क्यों लागू नहीं होते। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह प्रश्न असुविधाजनक था, क्योंकि इसका उत्तर उनके पास नहीं था, और जब किसी सत्ता के पास उत्तर ना हो तो वो दमन की ओर झुकती है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। ये गांधी का सबसे कठोर आह्वान था, लेकिन इसके पीछे भी कोई आवेश नहीं था। ये एक अंतिम चेतावनी थी, एक ऐसा संकेत कि अब समय समाप्त हो चुका है। गांधी की गिरफ्तारी हुई, देश में हिंसा फैली, ब्रिटिश शासन ने कठोर दमन किया, लेकिन गांधी के भीतर एक अलग ही चिंता चल रही थी, क्योंकि वे देख रहे थे कि सत्ता अब संवाद नहीं, केवल नियंत्रण के सहारे टिकी हुई है। जेल के भीतर गांधी ने स्वयं को विजय के भाव से नहीं देखा। उन्होंने उपवास किया, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ रहा था कि यदि हिंसा जारी रही तो स्वतंत्रता एक टूटी हुई विरासत बनेगी। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस उपवास को एक दबाव के रूप में देखा, लेकिन वे ये भी जानते थे कि गांधी का शरीर अब राजनीति का मैदान बन चुका है, और इस मैदान में हार का अर्थ केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगा, बल्कि साम्राज्य की नैतिक पराजय होगी। 1944 तक युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया था। भारत अब बोझ बन चुका था। गांधी इस बोझ को देख रहे थे, इसीलिए वे जल्दबाजी नहीं कर रहे थे। वे जानते थे कि जब कोई सत्ता स्वयं जाने का निर्णय लेती है, तभी वो पीछे राख नहीं, एक रास्ता छोड़ जाती है। वो रास्ता अब दिखाई देने लगा था, क्योंकि थकी हुई सत्ता अक्सर विदाई को टाल नहीं पाती। फरवरी 1947, लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि सत्ता हस्तांतरण अब टाला नहीं जा सकता। गांधी ने इस घोषणा को उत्सव की तरह नहीं लिया, क्योंकि वे जानते थे कि स्वतंत्रता की घोषणा और स्वतंत्रता की स्थिरता ये दो अलग अलग बातें होती हैं। इस समय गांधी का ध्यान अंग्रेजों से अधिक भारत पर था, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा था कि जिस क्षण ब्रिटिश सत्ता हटेगी, उस क्षण भारत के भीतर छुपे तनाव खुलकर सामने आ जाएंगे। धर्म, सत्ता और भय, ये सब अब बिना किसी बाहरी नियंत्रण के आमने सामने होंगे। ब्रिटिश अधिकारियों ने गांधी से अंतिम दौर की बातचीत की। ये बातचीत आदेश और विरोध की नहीं थी, ये जिम्मेदारी और विरासत की थी। वे जानना चाहते थे कि क्या भारत इस संक्रमण को संभाल पाएगा, और गांधी इस प्रश्न से बच नहीं रहे थे। गांधी के भीतर एक मौन स्वीकार था। वे जानते थे कि ब्रिटिश शासन ने जाते जाते जो रेखाएं खींची हैं, वे केवल नक्शे पर नहीं हैं, वे मनों में उतर चुकी हैं। इसीलिए उन्होंने विभाजन का विरोध किया, क्योंकि वे समझ रहे थे कि यह स्वतंत्रता का नहीं, असफल प्रबंधन का परिणाम होगा। 15 अगस्त 1947 आया। देश ने आज़ादी का उत्सव मनाया, लेकिन गांधी उस उत्सव से दूर थे, क्योंकि उन्हें यह दिख रहा था कि स्वतंत्रता की कीमत अब चुकाई जा रही है, हिंसा में, विस्थापन में और मौन अपराध बोध में। ब्रिटिश सत्ता चली गई, बिना किसी अंतिम युद्ध के, बिना किसी औपचारिक पराजय के, और यही वो तथ्य था जिसे इतिहास ने सरल बना दिया। गांधी ने कभी ये दावा नहीं किया कि उन्होंने अंग्रेजों को भगाया। उन्होंने केवल इतना किया कि उन्हें यह महसूस करा दिया कि रुकना अब नैतिक रूप से संभव नहीं है, और शायद यही वो संबंध था जिसे इतिहास ने पूरी तरह से नहीं समझाया। एक ऐसा संबंध जहां स्वतंत्रता संघर्ष से नहीं, थकी हुई अंतरात्मा के निर्णय से आई।